So hello friends, welcome back to my YouTube channel. As you know that SN Intelligence YouTube channel and subscribe my channel for more videos. So आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी मीन्स एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है। वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। वंस मोर, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस गलत लग रहा है। जिसके द्वारा देश के सभी नागरिक सत्ता में अपनी भागीदारी दे सकते हैं या निभा सकते हैं, वही प्रक्रिया सत्ता की साझेदारी कहलाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट सत्ता की साझेदारी। लेट्स नो मोर। सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है क्योंकि इसके विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि सत्ता का बंटवारा क्यों ज़रूरी है, तो उसका आंसर होगा सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है क्योंकि इसके विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव का माहौल बना रहता है, जिससे टकराव को कम करने के लिए सत्ता का बंटवारा आवश्यक होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, उन देशों में भी साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है जहां कोई सामाजिक विभाजन भी ना हो। हर देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर चलना पड़ता है, नहीं तो संवैधानिक गतिरोध कहीं भी पैदा हो सकते हैं। मतलब जिन देशों में उन सभी देशों के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है जहाँ कोई सामाजिक विभाजन ना हो, फिर भी क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलाकर चलना पड़ता है सभी को, जिसके लिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक है। यही नहीं, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों को भी सत्ता की साझेदारी के नियम पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों की को ठेस पहुंच सकती है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है। यहाँ पे ये जो लाइन बोला गया है, सत्ता की साझेदारी के नियमों पर चलना पड़ता है, अन्यथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि सत्ता की साझेदारी के नियमों का पालन कोई केंद्रीय या प्रांतीय स्थानीय सरकार नहीं करती है तो सिद्धांतों को ठेस पहुंचता है और इससे अलगाववाद की जो सीमाएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं और विभिन्नता भी आने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड पॉइंट, ये एग्ज़ाम में सीरीज़ वाइज लिखना पड़ता है वरना नंबर कट सकते हैं, मार्क्स में कोई एरर आ सकता है। जिन देशों में क्षेत्रीय भाषा और जाति आधार पर विभाजन हो वहाँ पर सत्ता की साझेदारी का और भी महत्व बढ़ जाता है, अन्यथा इनमें कोई भी चिंगारी दावा नहीं का रूप लेकर देश के सारे ताने बाने को जलाकर राख कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट, सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा देना राजनीतिक व्यवस्था बिना राजनीतिक व्यवस्था के स्वाभाविकत्व के लिए अच्छा है। मतलब जो सामाजिक टकराव होते हैं विभिन्न समूहों में, हमारे समाज में, भारत तो
बहुधर्मवादियों का राष्ट्र है, यहाँ बहुत से धर्म के लोग निवास करते हैं। सो यहाँ हिंसा का रूप हमेशा बनता रहता है, हिंसा के जो भी स्वरूप हैं देखे जाते हैं। तो ये जो सामाजिक टकराव होते हैं वो अक्सर ही राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, और जब राजनीतिक अस्थिरता जन्म लेती है तो हमारे समाज में बहुत सारे विभिन्नता, बहुत सारे करप्शन ये सब उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण समाज बंटने लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता की साझेदारी हो और उनके नियमों का पालन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। वही बात है, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत, इस लाइन का मतलब है, ये जो लाइन है ये लाइन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत, ये जो लाइन है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ये बोली गई बात है और ये सच्चाई भी है, हद तक सच है कि यदि जनता ना हो, जनता किसी शासन प्रणाली का समर्थन ना करे तो वो शासन प्रणाली अधिकतर टिक नहीं पाती है। जनता ही स्रोत होती है किसी भी लोकतांत्रिक बुनियादी सिद्धांत का, या तो यूँ कह लो राजनीतिक शास्त्र में जनता ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राजनीति में। नेक्स्ट, शासन के विभिन्न अंग हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। शासन के विभिन्न बुनियादी सिद्धांत, जनता होती है, फिर आगे शासन के विभिन्न अंग होते हैं। मुख्य अंग 3 ही होते हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब ये जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। इन तीनों का कार्य जैसे कि मैं थोड़ी सी बताती हूँ इसमें। इस विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जब ये इस टॉपिक में आया है तो थोड़ी बहुत जानकारी देनी पड़ेगी। विधायिका का कार्य होता है जो भी नियम, कानून, कायदे, नए नए नियम बनते हैं वो किसके अंतर्गत बनते हैं? विधायिका के अंतर्गत। नए नियमों का निर्माण करना विधायिका का कार्य है। और कार्यपालिका होती है जो विधायिका के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, उन सभी नियमों का पालन करवाने वाला कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका का कार्य होता है सभी नियमों का पालन कराना। और न्यायपालिका, हद तक सभी स्टूडेंट्स, सभी लोग जानते ही होंगे, न्यायपालिका का कार्य होता है जितने भी नियम कानून बने हैं, यदि कार्यपालिका के अंतर्गत उन नियम कानूनों का पालन नहीं किया जाता है तो न्यायपालिका के द्वारा उस व्यक्ति और उस समूह को दंडित किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक पर आपको नए वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। जस्ट कुछ देर बाद ही इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। अब ये जो लाइन है, ये लाइन, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। जो सरकार होती है हमारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जो भी हो, उन सभी के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा ज़रूरी है, क्योंकि यदि जनता के लिए सत्ता का बंटवारा आवश्यक है
तो उतना ही आवश्यक सरकार के लिए भी ये है कि सत्ता के नियमों का पालन किया जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सत्ता बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, जो मैंने बोला, जितना आवश्यक जनता के लिए है, जितना आवश्यक सामाजिक समूहों के लिए है या विभिन्न दलों के लिए है, उतना ही आवश्यक सरकार के लिए भी सत्ता का बंटवारा है। अब चलते हैं, ये जो सत्ता की साझेदारी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं, इसके लाभ एवं हानि के बारे में बताएं। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस लिखना यूँ है, सत्ता की साझेदारी, जैसे इसमें टॉपिक दिया है, बट इसको नीचे अंडरलाइन करते चलना है। क्या करना है? अंडरलाइन। और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये कुछ अच्छे नहीं दिखते एग्ज़ाम पेपर में। इसमें आपको सत्ता की साझेदारी लिखकर उसके बाद इसके लाभ, खैर यहाँ तक तो सिर्फ लाभ ही बताया गया है, इसकी हानियाँ भी कुछ होती हैं, खैर वो बहुत कम होती हैं, तो उसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता। उसके बाद सत्ता की साझेदारी के लाभ, इस पॉइंट के जस्ट नीचे आपको लिखना है, इस पॉइंट के जस्ट नीचे। फिर उसके बाद आपको चलना है पहला, फिर दूसरा, यहाँ पे नंबरिंग करके लिखना है। ये डॉट्स देंगे तो उतना कुछ समझ में नहीं आ पाएगा एग्ज़ाम पेपर में, सो आपको नंबरिंग करना है। नेक्स्ट टॉपिक, बेल्जियम के समाज का जातीय बनावट। बेल्जियम के समाज का जातीय बनावट, ये जो टॉपिक है, ये खैर कभी उतना इम्पोर्टेंट हुआ नहीं कि एग्ज़ाम में आए, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आते हैं। जो ये बेल्जियम शहर है, यूरोप का बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा देश है, जिसकी आबादी हरियाणा से भी आते हैं, जिसमें लोग हरियाणा से भी वास करते हैं, परंतु इसके समाज की जाति है बनावट बड़ी जटिल है। इसके जो बेल्जियम समाज है, इसकी जाति, इसकी बनावट जटिल कह सकते हैं, और देशों से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। इसमें मुख्यतः 3 भाषाएं बोली जाती हैं। बेल्जियम समाज में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? मुख्यतः 3। और कौन कौन सी? तो पहली डच भाषा, जिसकी प्रतिशत मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी फ्रेंच भाषा, जिसकी प्रतिशत मात्रा दूसरे स्थान पर है। और खैर एक जर्मन भाषा बोली जाती है, जो ना के बराबर ही माना जा सकता है, जिसके प्रतिशत मात्रा 1% है। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेल्जियम समाज में डच भाषा बोलने वाले लोगों की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 59%। और फ्रेंच भाषा 40% और जर्मन भाषा 1%। ऐसी भाषाई विविधताएं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती हैं, परंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया है। उन्हें बार बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रहें। सारा विश्व बेल्जियम की तरह साझेदारी की दाद देता है। जो यहाँ पे बेल्जियम सरकार है, बेल्जियम समाज के लोग हैं। बेल्जियम समाज में तो मुख्यतः 3 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें प्रतिशत आप देख चुके हैं। खैर ऐसे समाज में जाहिर सी बात है कि मतभेद उत्पन्न हो, किंतु बेल्जियम सरकार और बेल्जियम समाज के लोग ऐसे हैं जिनके बीच ऐसी समझौताएं हैं, आपसी जो मामले हैं वो सुलझा कर रखे गए हैं
कि संविधान के संशोधन की कोई आवश्यकता हो या ना हो, किंतु बेल्जियम के लोगों को उन्हें खुद की नज़रों में नीचा ना दिखे या ऐसा एहसास ना हो कि उनमें मतभेद है या उनके द्वारा मतभेद किया जा रहा है। वहाँ कोई छोटे बड़े जात पात, ये भाषा या भाषाई वेशभूषा या देश की वेशभूषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ के सभी लोग एक दूसरे के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जैसे कि इंडिया में है, हमारे लोग अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन जो भारत की संस्कृति है उसके आधार पर आजकल कुछ ज़्यादा ही विरोध हो रहे हैं। खैर, हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट टॉपिक, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। ये जो टॉपिक है, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट, तो ये टॉपिक अधिकतर कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा जा चुका है। सो इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेना। आप सभी को मेरे तरफ से ये मतलब थोड़ी सी नोटिसेबल पॉइंट है, आप नोटिस करना इस पॉइंट को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीलंका जो है एक द्वीपीय मतलब द्वीपीय देश या द्वीपीय समूह किसे कहते हैं, ये भी एक पॉइंट बनता है यहाँ। ये जो पॉइंट है द्वीपीय देश, जो ये द्वीपीय देश है, तो भैया द्वीपीय देश उन देशों को बोलते हैं जिनका कम से कम 3 भाग, जिन देशों का जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूरब, ये 4 दिशाएं होती हैं, जिनकी कम से कम 3 दिशाएं समुद्र जल से भरी हों या घिरी हुई हों। जैसे भारत भी एक द्वीपीय देश के अंतर्गत आता है, किंतु श्रीलंका वो तो माना जा सकता है चारों तरफ से जल से ही घिरा हुआ है। सो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जिसका मतलब जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कोई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर। भारत के हरियाणा प्रदेश की जितनी आबादी है उसके बराबर लगभग 2 करोड़ की आबादी है श्रीलंका की। बेल्जियम की भांति यहाँ भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। जिस प्रकार बेल्जियम समाज में विभिन्न जाति विभिन्न समूहों के लोग निवास करते हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में भी रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिहलियों का है, जबकि 18% भाग के लोग 18% लोग तमिल के हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि श्रीलंका की आबादी की कितनी प्रतिशत जातियाँ सिहलियों में आती हैं और कितनी प्रतिशत जातियाँ तमिल में आती हैं। तो सिहलियों में आने वाली जाति है 74% और तमिल में आने वाली है 18%। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी ईसाई समूह, मुसलमान समूह, हिंदू, सनातनी ये सब रहते हैं, निवास करते हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में भी है। देश युद्ध पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिहली लोग बहुसंख्य में हैं। यदि श्रीलंका के लोग चाहते तो वे भी बेल्जियम की भांति अपनी जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते थे, परंतु वहाँ के बहुसंख्य समुदाय अर्थात सिहलियों ने अपने बहुसंख्यवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयत्न किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये गृह युद्ध जो है, गृह युद्ध, और आज तक रुका नहीं है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले पढ़ा,
जो बेल्जियम समाज के लोग थे उनमें आपसी मतभेद नहीं था, वे लोग एक दूसरे का साथ देते थे, आपस में साझा करके साझेदारी करके जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब मेल मिलाप कुछ अधिक है। जाति बहुसंख्या अल्पसंख्या का कोई मतभेद नहीं है, किंतु श्रीलंका में ऐसा कोई बात नहीं है। बहुसंख्य जो समुदाय है सिहली, इसके प्रतिशत अधिकतर हैं, 74% लोग रहते हैं सिहली। तो उन्होंने अल्पसंख्य जैसे कि 18% रहने वाले तमिल वासियों, जो तमिल समाज के थे, और जो अन्य समाज ईसाई और मुसलमान थे, उन पर अपना जो बहुसंख्यवाद था, पहले होता था, ये एक टॉपिक है बहुसंख्यवाद। तो बहुसंख्यवाद क्या होता है? पहले के समाज में, आज तो खैर अभी नहीं देखा जाता, किंतु पहले के समाज में जो बहुसंख्य होते थे, बहुसंख्य जातियाँ, जिन जातियों की संख्या अधिक होती थी, वे उन जाति के लोग अपना जो भी नियम बनाते थे, अपने नियमों का अनुसरण करवाते थे अल्पसंख्यकों से। जिन जातियों की संख्या कम होती थी उनसे अपना शासन उन पर अपना शासन कर अपने नियमों को लगाकर उनसे पालन करवाते थे, अन्यथा उन पर जुल्म किया करते थे। तो वही हाल हुआ श्रीलंका में। जो बहुसंख्य थे उन्होंने अल्पसंख्यकों पर अपने नियम कानून थोपना शुरू कर दिया, जिससे वे लोग तंग आए और धीरे धीरे उनमें अलगाववाद होने लगा और गृह युद्ध शुरू हो गया, जो आज तक नहीं रुका है। ये जो गृह युद्ध है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक नया मिल जाएगा। गृह युद्ध कुछ काफ़ी विस्तार है, इसके बहुत सारे कारण हैं, तो इस वीडियो में तो ये नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ, जो कुछ मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में आ सकता है। हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, बिल्कुल नीचे ही। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये रहा, लिखा है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान की जाए या भागीदार बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सत्ता की साझेदारी के बारे में हमने पहले समझा था, उसी के आधार पर, हालांकि बुक का जो लैंग्वेज है, बुक की भाषा है, उससे लिखने का प्रयास ना ही करें, अपने भाषा में लिखें। इससे क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है वो इम्प्रेस होता है और आपका मार्क्स बढ़ा देता है कि बच्चे ने खुद से मेहनत की है। दूसरा क्वेश्चन, सरकार के अलग अलग अंग कौन से हैं? तो ये रहा आंसर इसका। सरकार के अलग अलग अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आपने लिख दिया, आंसर दे दिया, हो गया। लेकिन अगर ये 2 नंबर या 5 नंबर के लय में आता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना नंबर नहीं मिल सकता। सरकार के अलग अलग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो अलग अलग अंग हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने चर्चा किया था कि विधायिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का क्या होता है और न्यायपालिका का क्या होता है। तो इन सभी के बारे में विस्तार से एक और वीडियो मिल सकता है, किंतु अभी आप इन नोट्स की तैयारी करें। और तीसरा, देश में सत्ता की साझेदारी का क्या आवश्यकता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस साल पूछा भी जा सकता है। देश में सत्ता की साझेदारी का क्या आवश्यकता है? तो इसमें आंसर दिया हुआ है, देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना कर सके कि उसकी अवहेलना हो रही है। मतलब जो इसको कुछ विस्तार में आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना और विस्तार में लिखना कि देश में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इसलिए भी पड़ सकती है क्योंकि हालांकि कुछ मायनों में ये देखा गया है कि बहुसंख्य लोग अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने लगते हैं, जो कि
बहुत ही गलत है और समाज के लोगों को अपने अपने अधिकारों, अपने अपने हक का जो भागीदारी दिया गया है, उन सभी नियमों कानूनों का पालन कराने और सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है। अब 4th नंबर क्वेश्चन, बहुसंख्यवाद का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर दिया हुआ है, बहुसंख्यवाद एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत कोई समुदाय बहुसंख्य होने के नाते अपने मनचाहे ढंग से समाज के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। खैर, बहुसंख्यवाद के बारे में मैंने पहले जिक्र कर दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। इसका आंसर नीचे दिया गया है। सत्ता की साझेदारी या बंटवारे के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। ये जो आप ऐसे लिखेंगे तो ये जो लाइन है यहाँ पे, बहुसंख्य एक ऐसी मान्यता है जिसके अंतर्गत, ये जो है निम्नलिखित, जो ये निम्नलिखित दिया हुआ है और ये यहाँ, तो ये तरीके निम्नलिखित है। आप पेपर में इसके जस्ट बाद लिखिएगा या इसके बाद अगर नीचे लिखते हैं तो इस लाइन की शुरुआत आप इसके नीचे से कीजिएगा, देखने में अच्छा लगता है वो। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। ये जो है इतना, अगर आप ये जो मैंने बताया, ये जो लाइन है, ये आप अगर नहीं भी लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी या बंटवारे के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं, आप इतना लिखना। उसके बाद ये आप अगर नहीं हो पाता है तो ये छोड़ भी सकते हैं। ये जो इतना पॉइंट है ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, उसके बाद फर्स्ट है, सत्ता के बंटवारे का पहला रूप हमें सरकार के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। जैसे भारत के संविधान ने शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर रखा है, शक्ति के ऐसे बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ये आपको एक और नया टॉपिक मिल गया, क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण क्या होता है? इसका आंसर होगा, संविधान के आधार पर शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में करने की प्रक्रिया को ही क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, संविधान के आधार पर शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत करने की क्रिया ही वितरण कहलाती है। आप अपने लैंग्वेज में कैसे भी इसको लिख सकते हैं, बस आप कुछ पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट है इसका, सत्ता के बंटवारे का दूसरा स्वरूप हमें सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे में मिलता है। सारे देश के लिए केंद्र सरकार होती है, प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें होती हैं। उच्चतर और निम्न स्तर की सरकारें भी सत्ता के इस बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। अब ये ऊर्ध्वाधर वितरण भी होता है। खैर, वीडियो काफ़ी लंबा होने लगा है, इसलिए ये ऊर्ध्वाधर वितरण, इसी में ये जो लाइन दिया हुआ है ये ऊर्ध्वाधर वितरण, ये जो यहाँ से लाइन स्टार्ट है, इसका आंसर यहाँ तक ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा। भारत के संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकारों की शक्तियों को अलग अलग सूचियों में बांट दिया गया है। जैसे कि अलग अलग सूची होती है, वो कुछ नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा आपको सूचियों के बारे में। तीसरा, सत्ता का कई बार बंटवारा सामाजिक समूहों जैसे भाषा समूहों और धार्मिक समूहों में भी कर दिया गया है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण है। और चौथा, कई बार सत्ता का बंटवारा राजनीतिक दलों एवं दबाव समूहों में भी कर दिया जाता है।
यदि अनेक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न पार्टियों में कर दिया जाता है। कई बार इन पार्टियों में किसी विशेष विभाग के लिए भी होड़ लग जाती है इनमें पार्टियां जो होती हैं उनके बीच बहुत सारी होड़ जुनून शामिल होता है, इसके लिए वो लोग उत्तेजित होने लगते हैं। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में। ये रहा फर्स्ट चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है यहाँ, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि बीएससीबी एग्ज़ामिनेशन या किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है वो मैं अपलोड कर रही हूँ, जल्दी अपलोड किया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।